भारतीय संस्कारा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका छठा पाठ है और आपको ये बात जान लेना चाहिए कि संस्कृत साहित्य लेखिका जो पाठ अभी आप लोगों ने पढ़ा है, चौथा पाठ, जिनको याद करने में एक एक कह लीजिए राइटर हो, व्यक्ति का नाम याद करने में आपको जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, है ना, याद रखिए। दूसरा उसी प्रकार का याद करने वाला कह लीजिए चैप्टर या टिपिकल चैप्टर अगर कह दीजिए, तो संस्कृत साहित्य लेखिका के बाद बच्चों के लिए याद करने में प्रॉब्लम अगर होता है तो यही है चैप्टर, है ना, भारतीय संस्कार, है ना, बात समझ में आ रहा ना। तो इसको भी उसी प्रकार से आपको यकीन मानिए उस प्रकार से हम पढ़ा देंगे, चैप्टर खत्म होने के अंत तक आपको सारी बातें चैप्टर की, पूरा चैप्टर आपके दिमाग में फिट हुआ होगा। इस बात की हम पूरी प्रॉमिस करते हैं आपसे। एक बात केवल आप ध्यान में रखिएगा, केवल क्लास में ढंग से केवल सुनिएगा, सब कुछ हम याद करा देंगे। समझ में आ रहा ना, केवल ध्यान से सुननी है, मेरी बात का केवल रिप्लाई दीजिए, सारा चैप्टर आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। चाहे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप एकदम जवाब दे दीजिएगा। समझ में आ रहा, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, क्लास खत्म होने के अंत तक, इस चैप्टर के पढ़ाने के अंत तक आपको सब कुछ आपके दिमाग में होगा, सब कुछ ना केवल दिमाग में होगा, जहां से भी पूछे आप जवाब दे पाइएगा उसका। समझ में आ रहा है ना। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं और की पॉइंट्स को पहले लिखेंगे हम लोग, उसके बाद रिवीजन करेंगे, है ना, साथ साथ तो रिवीजन चलेगा ही, लास्ट में एक बार क्विक रिवीजन होगा सबका, तब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पर चलेंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। एक तो पढ़ने के दृष्टिकोण से तो ये बेहतर है ही, हमारे लाभदायक, और तो और हमारी भारत की जो संस्कृति है उसमें जो संस्कार जो है, याद रखिएगा, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। संस्कार से ही भारतीय संस्कृति की पहचान होती है, ये कहना उचित होगा। हाँ पिना, समझ में आ रहा है। भारत का जो भारतवासी जो है, भारतवासी की संस्कृति की पहचान संस्कार से ही होती है साहब। अब वो संस्कार हमें पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना। आइए हम लोग एक एक चीजें बहुत अच्छी तरह डिटेल में पढ़ेंगे, समझ में रहना। आइए पढ़ते हैं। पहले आप टॉपिक दीजिएगा, छठा टॉपिक है, षष्ठ पाठ आपका है भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा, ठीक है, पहले बोल दिया हूं, बातचीत एकदम बंद, तो एकदम बंद। भारतीय संस्कारा जैसा टॉपिक से ही दिख रहा है, भारत के संस्कार के बारे में जिक्र किया जाएगा, वही है भारत का संस्कार। भारतीय संस्कारा पार्ट में भारत के केवल संस्कार का जिक्र किया जाएगा। जो टॉपिक रहता है उसी के अकॉर्डिंग ही रचनाएं रहती है। ये आपको हिंदी जब पढ़ा रहा था उसी समय बता दिया था कि शीर्षक जो होता है ना, किसी भी रचना का प्रवेश द्वार की तरह होता है ना, जैसे गेट की तरह होता है। ये समझ में आ रहा है। जैसे गेट को देख लेते हैं, समझ में आ जाता है कि अंदर वो कहीं भी, कोई भी आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं, उसका गेट अगर देख लेते, भोज भात वगैरह में भी जाते हैं ना, भोज वगैरह खाने के लिए देखते, गेट वगैरह जो देख लेते हैं, बहुत बढ़िया डेकोरेट किया गया है, इसका मतलब भोजन वगैरह बहुत तगड़ा लेवल का मिलेगा। अनुमान लगा लेते हो आप लोग पहले ही, हाँ पीना, वैसा ही कुछ होता है। ये किसी भी रचना का प्रवेश द्वार की तरह होता है, गेट की तरह होता है। समझ में रहना। तो भारत की संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका मुख्य रूप से संस्कार पर फोकस होगा। चलिए आइए इसका चैप्टर का परिचय पढ़ना शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति अन्यतम विशेषतम विद्यते यत जीवने इह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। ये बोल रहे क्या, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति का अर्थ है भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, अच्छे से बैठिए, भारतीय संस्कृति में अन्यतमम विशिष्टयम विद्यते। विशिष्टयम का मतलब होता है बहुत बड़ी विशेषता, विशिष्टयम का मतलब होता है विशेषता, अन्यतम का मतलब होता है, अन्यतम का मतलब बहुत बड़ी, अन्यतम का मतलब बहुत बड़ी, है ना। तो याद रखिएगा, भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में ये
भारतीय संस्कृति में या फिर भारतीय संस्कृति जो है अन्यतम विशिष्टम विद्यते, भारतीय संस्कृति जो है वो बहुत बड़ी विशेषता देखी जाती है। भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता देखी जाती है, या भारतीय संस्कृति की विशेषता बहुत बड़ी है। समझ में आ रहा है? ठीक है। क्यों भारत की संस्कृति की विशेषता इतनी बड़ी क्यों है? इसके पीछे का रीजन ये है, यत जीवने समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति, क्योंकि भारत की संस्कृति में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता है। भारत की संस्कृति इसलिए इतनी सुपीरियर है क्योंकि भारत की संस्कृति में किसका अनुष्ठान होता है? संस्कारों का अनुष्ठान होता है। अब बोले सर संस्कार क्या होता है? तो सुनिएगा, देखिए पूजा पाठ वगैरह करते हैं, है ना, आप लोग देखते हैं गोद भराई का रस्म हो, ये भी संस्कार होता है बाबू। छठी जो होता है ना, वो भी संस्कार ही होता है, एक प्रकार का संस्कार का अनुष्ठान होता है। आप लोग देखते हैं कि शादी विवाह जो होता है वो भी एक प्रकार का संस्कार है। मृत्यु जब हो जाता है इंसान का, अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। और हर समय आपको पता है लोग एकत्रित होते हैं, वेद मंत्र का उच्चारण होता है कि नहीं होता है ना। इसका मतलब संस्कार जो है ना, वो याद रखिएगा, संस्कार हमारी संस्कृति में संस्कार इस लेवल तक का है कि समय समय पर इसका अनुष्ठान होता है, और ये संस्कार ही है जिससे हमारी भारत की संस्कृति को एक नया पहचान दिया है। समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रहा है? संस्कार बहुत बड़ा महत्व रखता है हमारे जीवन में। ठीक है, तो प्रश्न यहां से यह भी बनता है कि समय समय पर किसका अनुष्ठान किया जाता है? संस्कारों का, है ना। अच्छा, ये बोल रहे क्या अद्य संस्कार शब्द, इस समय संस्कार जो शब्द है, इस समय संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते। ये बोल रहे क्या इस समय संस्कार शब्द जो है ना सीमित रूप में व्यंग के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। व्यंग बोले तो किसी को चिढ़ाना हो, संस्कार वर्ड को पकड़ा चिढ़ा दिया। किसी को कुछ भी गालियां वगैरह देना हो, किसी को बुरा भला कहना हो, संस्कार वर्ड को पकड़ा एकदम बोल दिया। संस्कार अब इस रूप में केवल प्रयोग में लिया जाता है। हाँ पिना, केवल व्यंग व्यक्त करने के लिए नहीं बोलते। कोई बोलते हैं थाड़ा बेटवा में संस्कार ही नहीं है, थाड़ी बेटिया में संस्कार ही नहीं है। इसका मतलब क्या कि वो कहना चाहते हैं कि आपका बेटा अच्छा नहीं है, आपकी बेटी अच्छी नहीं है। हाँ पिना, यानी कि अच्छे बुरे की पहचान संस्कार वर्ड को पकड़कर बता देते हैं। यही तो है बाबू व्यंग व्यक्त करना, व्यंग व्यक्त करना। तो इस समय संस्कार शब्द का प्रयोग किस रूप में किया जा रहा है? व्यंग के रूप में। बाबू कई बार एग्जाम में आया है व्यंग के रूप में। समय समय पर किसका अनुष्ठान किया जाता है? संस्कार का। बात समझ में रहना। आगे सुनिएगा, तो बोलने की व्यंग के रूप में इस समय प्रयोग में लिया जाता है, किंतु संस्कृते रूप करणमिंद भारतस्य व्यक्तित्वम रचिति। लेकिन ये कहते हैं किंतु संस्कृति का अर्थ यहां पर भारतीय संस्कृति से है, भारतीय संस्कृति से है। ये बोल रहे क्या कि संस्कृति रूप करणमिंद का मतलब है भारत से, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है उसका जो रूप है, भारत की संस्कृति का जो रूप है, वो रूप जो है वो इधर ध्यान दे, भारत की संस्कृति का जो रूप जो है ना, वो इस प्रकार की है कि ये भारत की संस्कृति जो आप देख पा रहे हैं, है ना, ये इसके रूप की रचना संस्कार ही करता है। इसकी रूप की रचना संस्कार ही करता है, क्योंकि भारत की जो संस्कृति जो देख पा रहे हैं उनमें जो आपको संस्कार जो दिख रहा है, ये संस्कार ही व्यक्ति के व्यक्तित्व की रचना करता है। संस्कार वर्ड भारत की जो संस्कार जो है, भारत का जो संस्कार जो है, ये संस्कार ही भारत के व्यक्ति के व्यक्तित्व की रचना करता है। और वो व्यक्तित्व ही है जो एक प्रकार का संस्कृति बनाता है। और यही संस्कृति है भारत में क्या पूरे दुनिया में भाई साहब फेमस है। हमारी भारत की जो संस्कृति है पूरी दुनिया में फेमस है। और ये संस्कृति बना कैसे साहब? तो संस्कार जो है ना, संस्कार ही है जो
भारत के जो भारतीय हैं उसके व्यक्तित्व जो है, उसके व्यक्तित्व की रचना करता है कि ये बढ़िया व्यक्ति बने। बढ़िया व्यक्ति कौन बनाता है? संस्कार बनाता है। कौन बनाता है? संस्कार, है ना। नहीं बोलते संस्कार ही है थारा बेटा, इसका मतलब वो उसका व्यक्तित्व सही है। समझ में आ रहा है? अगर ऐसे ऐसे व्यक्तित्व के लोग मिल जाते हैं तब कहा जाता है कि भारत के लोग संस्कारी है, यानी भारत की संस्कृति बहुत बेहतरीन है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? आगे सुनिएगा, ये बोल रहे हैं क्या? तो बताइएगा, भारत की संस्कृति की रचना किससे होती है? संस्कार से। भारत की संस्कृति की रचना संस्कार से। सोचिए संस्कार कितनी बड़ी चीज है। जिस संस्कृति पर बाबू हमें गर्व है ना, उस संस्कृति को बनाने वाली चीजें कौन है? संस्कार। समझ में आ रहा है? ये महत्व है संस्कार का। लेकिन आज हम लोग कर क्या रहे हैं? संस्कार शब्द का प्रयोग व्यंग के रूप में कर रहे हैं, किसी को अच्छा बुरा, भला बुरा कहने में उपयोग में ले रहे हैं। लेकिन हम लोग ये भूल गए कि जिस संस्कृति पर हमें गर्व है ना, वो संस्कृति एक्चुअल में संस्कार से ही बना है ना। बताइए कितनी बड़ी चीज है हमारे लिए। आगे सुनिएगा, ये बोले हैं क्या? विदेशे निवसंतो भारतीय संस्कारानां प्रति उन्मुखा जिज्ञासा वश्च। बोले क्या विदेश में जो रहने वाले जो भारतीय हैं, है ना, विदेशे निवसंतो भारतीय, विदेश में रहने वाले जो भारतीय हैं, है ना, वो संस्कार के प्रति, भारतीय संस्कार के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। वो अभी भी भारत की संस्कार के बारे में जानने की जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, उन्मुख रहते हैं, हमेशा वो तत्पर रहते हैं भारतीय संस्कार को लेकर। भले ही भारत के लोग विदेश चला जाए, लेकिन बाबू अपना संस्कार नहीं भूलते, अपनी संस्कृति नहीं भूलते। जिस प्रकार बाबू यहां पर वो छठ पूजा उसकी मम्मी पापा किया करते थे, वैसे ही छठ पूजा उसके मम्मी पापा भी चले गए, अब विदेश में उन्होंने अब रहना शुरू कर दिया। विदेश में अब वो उसी प्रकार छठ पूजा मनाते हैं, उसी प्रकार वो दीपावली मनाते हैं, उसी प्रकार वो दुर्गा पूजा मनाते हैं। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार वो गोद भराई का जो रस्म होता है बच्चों का, उसी प्रकार किया जाता है? छठी जो होता है उसी प्रकार किया जाता है। अंतिम संस्कार, अंत्योष्टि संस्कार उसी प्रकार होता है। बात समझ में आ रही है ना? और हर ओकेजन पर, हर समारोह पर मंत्रों का उच्चारण होता है नहीं, यहां पर वहां भी पंडित रखकर मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और नहीं मिल पाते हैं ना बाबू, खुद ही पुस्तक उठाते हैं, अब मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा, लेकिन वहां पंडित मिल जाते हैं। समझ में रहना, क्योंकि पंडित से ही कह लीजिए पढ़ाना, ब्राह्मण से ही मंत्रों का उच्चारण कराना सही माना जाता है। बात समझ में आ रहा ना? तो कह लीजिए कि सोचिए विदेश चला गया है वो, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति, अपनी जो संस्कृति है ना, वो कभी नहीं भूलता। उन्मुख और जिज्ञासु होते। कहां के रहने वाले लोग, कहां में रहने वाले भारतीय लोग उन्मुख और जिज्ञासु होते हैं संस्कार के प्रति। विदेश में रहने वाले, कहां? विदेश में रहने वाले। आए पिना, आगे सुनिएगा, ये बोले क्या? पाठेस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्वंच निरूपितम। ये बोल रहे हैं क्या? पाठेस्मिन् बोले तो इस पाठ में, इस पाठ में उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय, ब्रीफ में परिचय बाबू, संक्षिप्त परिचय एवं उसके महत्व निरूपित किए गए हैं, इसमें दर्शाया गया। क्या भारत का जो संस्कार है उसका पूरा परिचय इसमें दिया गया है? नहीं, संक्षिप्त परिचय, संक्षेप भाषा में परिचय, ब्रीफ में उसका परिचय दिया गया। लेकिन ब्रीफ में ही आप परिचय पढ़ लीजिएगा, संक्षिप्त में ही अगर परिचय पढ़ लीजिएगा, आप इतने मोटिवेट हो जाइएगा कि मत पूछिए, एकदम गौरवान्वित हो जाइएगा आप कि सर ऐसा हमारा संस्कार हुआ करता था, कितना बढ़िया सर समय था वो, है ना। आप ये कहने के लिए विवश हो जाओगे। और एक प्रत्येक बाबू संस्कार का अपना अपना महत्व है, अपना अपना क्या है? महत्व है। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव आपका जो बनता है, पहला ऑब्जेक्टिव मुझे बताइएगा, भारतीय
संस्कृति की, अच्छा ये ऐसे प्रश्न पूछेगा, किसकी बहुत बड़ी विशेषता विशेषता है, किसकी बहुत बड़ी विशेषता है? भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कृति बहुत बड़ी विशेषता देखने को मिलती है। अच्छा, जीवन के समय समय पर, जीवन के हर समय समय पर किसका अनुष्ठान किया जाता है? संस्कारों का। मुझे बताइएगा, संस्कार शब्द का प्रयोग इस समय, संस्कार शब्द का प्रयोग बाबू इस समय किस रूप में यूज किया जाता है? व्यंग व्यक्त करने के रूप में। अगर आप बाबू जवाब दे रहे हो ना, यकीन मानिए आपको टिल एग्जाम तक याद रहेगा। और जो बच्चा है ना, जो बच्चा इधर ध्यान नहीं दे रहा है, याद रखिए मेरा दिमाग खराब हुआ ना बाबू, सीधा बाहर कर देंगे, ठीक है ना। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बेहतर है। अगर आप क्लास में बताई गई बातों का अगर जवाब दे रहे हो, यकीन मानिए कि आपको टिल एग्जाम तक याद रहेगा। एग्जाम तक, एग्जाम तो छोड़िए भाई साहब, पूरे जीवन भर आपको याद रहेगा, भूल ही नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है ना? सुनिए, बच्चा जो 12th कर लेता है ना, ग्रेजुएशन भी कर लेता है, बोले सर अभी तक आपकी बात नहीं भूले हैं, संस्कार का, समझे ना चैप्टर, क्योंकि आपका दिमाग नहीं, दिमाग से लेकर हार्ट, हृदय तक पहुंचा देंगे आपकी बातें। समझ में आ रहा है? आइए ध्यान सुनिएगा। देखिए, अब मुझे बताइएगा, संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु कौन रहते हैं? विदेश में रहने वाले भारतीय लोग, विदेशी लोग नहीं, भारत में विदेश में रहने वाले भारतीय लोग। कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट मुझे बताइएगा, इस पार्ट में किसका संक्षिप्त परिचय देखने को मिलता है? संस्कार का। जितनी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव, जितना मैंने आपसे पूछा है सब बाबू आपके एग्जाम में आया है सब। तो आप की पॉइंट्स लिखते चलिएगा फटाफट। चलिए, यही बाबू एग्जाम में आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, इस बात की पूरी गारंटी आपको देता हूं। चलिए, बातचीत नहीं करेंगे, लिखिए। भारतीय संस्कृति की भारतीय संस्कृति की, फिर भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। बहुत बड़ी विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, जीवन के समय समय पर, बाबू मुंह बंद करते हुए लिखते चलें। आपको क्या बोलते हैं? देख कर भी याद करे, सुनकर भी याद करे, बोलकर भी याद करे, एकदम जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। चलिए लिखिएगा, जीवन के समय समय पर जितना आप सुनिएगा मेरी बात, उतना दिमाग में घूमेगा, उतना लंबे समय तक याद रहेगा। जीवन के समय समय पर संस्कारों का क्या होता है? अनुष्ठान। संस्कारों का अनुष्ठान किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है। एकदम ध्यान से सुनते हुए लिखते चले, और वो बेहतरीन तरीका है पढ़ाई करने का ये। नेक्स्ट, इस समय संस्कार शब्द का प्रयोग किस रूप में यूज किया जा रहा है? व्यंग व्यक्त करने के रूप में। बहुत अच्छा, लिखिएगा, इस समय संस्कार शब्द का प्रयोग, संस्कार शब्द का प्रयोग, इस समय संस्कार शब्द का प्रयोग किस रूप में किया जा रहा है? व्यंग व्यक्त करने के रूप में। व्यंग
व्यंग्य है इसमें लिखा हुआ, व्यंग होगा इसमें, व्यंग्य है लिखा हुआ। एक मिनट रुकिए ना। नेक्स्ट, तो इस समय संस्कार शब्द का प्रयोग व्यंग व्यक्त करने के रूप में किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति में ये जो संस्कार जो है, ये किसकी रचना करते हैं? व्यक्तित्व की रचना करते हैं। व्यक्तित्व की रचना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला लिखिएगा, विदेश में रहने वाले लोग। विदेश में रहने वाले भारतीय, तो विदेश में जो रहने वाले भारतीय हैं, ये संस्कार के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु रहते हैं। संस्कार के प्रति उन्मुख, बातचीत नहीं, और जिज्ञासु रहते हैं। बातचीत कौन कर रहा है? उन्मुख और जिज्ञासु रहते हैं। इस पाठ में भारतीय संस्कृति की संक्षिप्त परिचय, भारतीय संस्कार लिखे हैं। संस्कारों का संक्षिप्त परिचय मिलता है। फटाक से इसको नोट डाउन कीजिए। अब है ना, आपके चैप्टर को पढ़ाना शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग चैप्टर का परिचय पढ़ रहे थे, ठीक है ना। आप रियल में अब संस्कारों के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। बोले तो संस्कार क्या, जो परिचय जो प्राप्त किए, अब उसके संस्कार के बारे में बहुत डीप में विश्लेषण करेंगे। ठीक है, आइए ध्यान से सुनिएगा। जितने भी टिपिकल वर्ड है सबको आसान कर देंगे। ठीक है, सुनते चलिएगा केवल। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कार महत्व धारयन्। ये बोलने क्या, भारतीयों के जीवन में कहा जाए तो प्राचीन काल से ही संस्कार महत्व धारण किए हुए। बाबू जो संस्कार हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये संस्कार प्राचीन काल से
सबसे पुराना काल कौन सा? प्राचीन काल। पूरा प्राचीन काल से संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है, अब महत्व धारण किए हुए। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, है ना, ये संस्कार हमारा कितना पुराना है। ये हमारी है ना यूनिक आइडेंटिटी है बाबू, समझ में आ रहा ना? ये हमारी है ना देशों की पहचान के लिए कि यूनिक आइडेंटिटी है हमारा क्या? संस्कार। समझ में आ रहा है? ये इस समय से नहीं, प्राचीन काल से ही आ रहा है। ये इसका महत्व देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स उस समय, जिस समय लिखने के लिए कुछ बना नहीं था, लिपि तक नहीं बनी थी, कह लीजिए उस समय से ही हमारी संस्कार महत्व धारण किए हुए भारत में। पहला प्रश्न एग्जाम में आएगा आपका, है ना? तो भारतीय जीवन में किस समय से संस्कार महत्व धारण किए हुए? प्राचीन काल से। आगे सुनिएगा, प्राचीन संस्कृति रविज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। ये बोल रहे हैं क्या? प्राचीन संस्कृति की पहचान भी इसी संस्कार से ही होती है। आप जो दुनिया में ढिंडोरा पीटते हैं ना इस बात का कि भारत के लोग है ना, भारत के जो लोग हैं उसकी जो संस्कृति जो है ना बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। हमारी भारत की संस्कृति बहुत बेहतर है, बोलते हैं ना। वो जो संस्कृति पर जो आप गर्व कर रहे हो ना, वो संस्कृति की पहचान आपकी संस्कार से ही होती है। जिस दिन आपकी संस्कृति से संस्कार निकाल दिया गया ना, आपकी संस्कार जो है ना भारतीयों का, जिस भी दिन भारतीयों की कह लीजिए जीवन से भारत की संस्कृति है ना, भारत की संस्कृति सब कुछ मिला दे तो भारत की संस्कृति हो जाता है। उसी भारत की संस्कृति में एक संस्कार है। अगर भारत की संस्कृति से संस्कार को हटा दिया जाए ना तो संस्कृति शून्य पड़ जाएगी। समझ में रहना, केवल संस्कार हटा देने से संस्कृति का कोई पूछेगा तक नहीं, है ना, कि आपकी संस्कृति क्या है साहब, पहनावा, रहन सहन का स्तर कोई नहीं पूछने वाला है आपका। समझ में रहना, हमारी संस्कृति की पहचान है ना प्राचीन काल से ही किनसे होती है? संस्कार से। क्योंकि हमारी संस्कार से ही हमारी संस्कृति बनी है ना। पहनावा, रहन सहन का स्तर, वो सब कुछ हमारा संस्कार का देन। सोचिए इतनी बड़ी चीज है हमारा संस्कार। आगे सुनिएगा, ये बोल रहे क्या? अत्र ऋषि नाम कल्पनासीत यत जीवनस्य सर्वेषु अवसरेषु वेद मंत्राणाम पाठ, वरिष्ठानाम आशीर्वाद, होम, परिवार सदस्यानाम सम्मेलन च भवेत्। ये बोलने क्या कि यहां ऋषियों का मानना है, यहां ऋषियों का मानना है कि ना जीवन के सभी मुख्य अवसर पर, जीवन के सभी मुख्य अवसर पर, है ना, वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए। वेद मंत्र का पाठ होना चाहिए जीवन के हर मुख्य अवसर पर, हर मुख्य अवसर पर। चाहे कोई भी, मान लीजिए कि आप कोई भी ओकेजन, समारोह वगैरह आयोजित किए हो, है ना, उन हर ओकेजन पर, हर समारोह पर आपका कह लीजिए कि वेद मंत्रों का पाठ जरूर पढ़वाइए, वेद मंत्रों का उच्चारण आप जरूर करवाइए। चाहे कोई भी संस्कार आप करवा रहे हो, चाहे आप गोद भराई का रस्म करा रहे हो, वहां भी उस संस्कार में भी आप वेद मंत्रों का उच्चारण करवाइए। छठी जो हो रहा है बच्चों का, उस समय भी आप वेद मंत्रों का उच्चारण करवाइए। विवाह रूप में जो संस्कार हो रहा है उस समय भी आप वेद मंत्रों का उच्चारण करवाइए। अंत्योष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार जो कराया जाता है मरणोपरांत, उस समय भी आपको वेद मंत्रों का क्या कराना चाहिए? उच्चारण कराना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? ये ऋषियों का मानना है कि जीवन के सभी मुख्य अवसर पर वेद मंत्रों का पाठ, है ना, वरिष्ठानाम आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद वो भी जरूरी है। वेद मंत्रों का उच्चारण, बड़ों का आशीर्वाद भी जरूरी है। होम जाप भी होना जरूरी है हर जीवन के मुख्य अवसर पर। परिवार सदस्य नाम, जीवन के मुख्य अवसरों पर, मुख्य अवसरों पर ऋषियों का मानना है कि वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए। हाँ पिना,
वरिष्ठानाम आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। होम, होम जाप भी होना चाहिए, है ना, कोई भी बड़े बड़े समारोह वगैरह होता है। परिवार सदस्य नाम सम्मेलनम च भवेत्, अब परिवार के सभी सदस्य का सम्मेलन होना चाहिए। चाहे आप कोई भी जीवन का मुख्य मुख्य अवसर पर कोई भी मुख्य अवसर कर रहे हो, कोई भी संस्कार का अनुष्ठान आप कर रहे हो, वहां पर वेद मंत्रों का उच्चारण जरूर होना चाहिए। वहां पर आपको बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। आपको वहां पर होम जाप जरूर होना चाहिए। और अपने जो भी लोग हैं, परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होना चाहिए वहां पर। इस तरह से अगर ऐसा होता है तो याद रखिएगा, वो संस्कार का अनुष्ठान जो होता है ना, वो सफल माना जाता है ना। ये ऐसा ऋषियों का मानना है। अब मुख्य रूप से जोर दिया जा रहा है बाबू वेद मंत्रों का उच्चारण पर, इस बात का आप ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। तो जीवन के मुख्य मुख्य अवसरों पर किसका उच्चारण करना चाहिए? वेद मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। वरिष्ठों का आशीर्वाद चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। नेक्स्ट, होम जाप होना चाहिए और परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे सुनिएगा, तत्सर्वम संस्कारा नाम अनुष्ठाने संभवती। तभी आइए बोल रहे क्या, इस तरह सभी संस्कार का अनुष्ठान करना चाहिए। इस तरह सभी संस्कार का अनुष्ठान करना चाहिए। ये बोल रहे एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति, और इस तरह संस्कार बहुत बड़ा महत्व धारण कर रहा है। इस प्रकार संस्कार बहुत बड़ा महत्व धारण करता है। हाँ पिना कि जीवन के मुख्य मुख्य अवसर पर जब भी हम लोग संस्कार का अनुष्ठान करें, तब ये सारा कार्य जरूर कराना चाहिए, तभी वो चीजें सफल हो पाएगा। हाँ पिना। नेक्स्ट बोल रहे किंच संस्कार से मौलिका अर्थ परिमार्जन रूप गुणधान रूपस्य च नो। देखिए इसमें किसी किसी बुक में नो लिखा हुआ होगा, किसी किसी बुक में नो नहीं लिखा होगा। नो लिखा हुआ है, मेरी बुक में रब किया हुआ है, देखिए मैं लिखा हुआ। तो जिसकी बुक में नो नहीं लिखा हुआ है वो लिख लीजिएगा, जिसकी बुक में है लिखा हुआ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। मेरी बुक में देखिए रब हो गया था तो मैं खुद लिखा हूं नो विस्मर्यते। तो सुनिएगा, ये बोल रहे क्या कि क्यों संस्कार महत्व धारण करता है? क्योंकि संस्कार का मौलिक अर्थ होता है, मूल अर्थ होता है ना, परिमार्जन रूपा गुण धान रूपा सच नो विस्मयते। ये बोल रहे हैं क्या, देखिए परिमार्जन का अर्थ होता है शुद्ध रूप में। किस रूप में? शुद्ध रूप में। तो संस्कार का मौलिक अर्थ होता है शुद्ध रूप में गुण का धारण करना, रूप का धारण करना, रूप का धारण करना, इसे ना भूलना। तो संस्कार का शुद्ध रूप में अर्थ होता है, मौलिक अर्थ होता है इसका, मूल अर्थ संस्कार का होता है गुण का धारण करना। संस्कार का जो अनुष्ठान करते बाबू किस लिए? ताकि हमारे अंदर गुण आए, गुण को धारण करने के लिए। मूल अर्थ यही होता है, गुण को धारण करने के लिए, अच्छे अच्छे कार्य को धारण करने के लिए। यही तो गुण है, गुण को धारण करने के लिए संस्कार का अनुष्ठान करते हैं, है ना। अपने रूप को ना भूलना, अपने कुल को ना भूलना, है ना, समझ में रहा ना। ये सारी चीजें है ना ध्यान में रखने के लिए हम लोग संस्कार का अनुष्ठान करते हैं, है ना। अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयेन गुणधाने च योगदानम कुर्वन्ति। ये बोलने अतः संस्कार मानवस्य क्रमशः, अतः जो संस्कार जो है शुद्ध रूप में, परिमार्जने का मतलब याद रखिएगा शुद्ध रूप में, है ना। शुद्ध रूप में अगर कहा जाए तो दोषापनयन का मतलब समझते हैं आप लोग? दोषापनयन का अर्थ क्या होता है जानते हैं? जो दोष होता है ना, उसको दोषापनयन का मतलब दोष को दूर करना। और ये बोल रहे क्या, गुणधाने बोले तो गुण को धारण करना, है ना। योगदानम कुर्वन्ति। तो सुनिए संस्कार से होता क्या बाबू? ये बोल रहा है मूल रूप से अगर बात किया जाए, अतः कर ये बोल दिया गया एक लाइन में
कि देखो संस्कार का अर्थ ये होता है, संस्कार जो होता है ना, ये मानव का दोष, दोष का जो है ना, दोष को कह लीजिए कि दूर करने में, दोष को दूर करने में और गुण को धारण करने में योगदान देता है। संस्कार क्या करता है बाबू? गुण को धारण करने में योगदान देता है और दोष को दूर करने में। यानी कि जो भी अच्छाइयां हैं समाज में, उस अच्छाइयों को धारण करने में, और जो भी बुराइयां हैं खुद से वो बुराइयां को बाहर निकालने में। यानी कि संस्कार से बुराइयां हमारे शरीर से बाहर निकलता है और अच्छाइयां हमारे अंदर प्रवेश करता है। किससे? संस्कार से। ये एग्जाम में बाबू कई बार आया है, बात समझ में आ रही है ना? तो सुनिएगा ध्यान से। देखिए इस पैरा में जितने ऑब्जेक्टिव बनते हैं सारा आप लिखिएगा फटाफट। चलिए, इस पैरा से जितने प्रश्न बनता है एग्जामिनर ने पूछ चुका है, सारा आप एक एक कर की पॉइंट्स लिखते चलिएगा। लिखिए, भारतीय जीवन में, फिर बातचीत कर रहा है, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही क्या बोले, देख कर याद करनी है, सुनकर याद करनी है, समझकर याद करनी है। शांत रहे, अशांत होकर मेरी वाक को सुनते रहे, एकदम नजर बनाकर रखे बोर्ड पर। आंखों से भी याद होगा बाबू, कान से भी याद होगा, दिमाग से भी याद होगा, हर तरह से याद होगा। ये याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है दुनिया में, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं। एकदम शांत होकर याद कीजिए। चलिए, भारतीय जीवन में संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है, बातचीत नहीं। ये कहते हैं क्या, प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कार से ही होती है। एग्जाम में कई बार आया है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कार से। ठीक है, फिर बकराती करेगा तो फिर पीटना स्टार्ट करेंगे। प्राचीन संस्कृति की पहचान, तो बाबू ये प्राचीन संस्कृति जो हमारी पुरानी जो संस्कृति है, रहन सहन का स्तर, पहनावा, ये सारी चीजों का पहचान किससे होता है? संस्कार से। एग्जाम में बाबू ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, संस्कार से। एकदम से जितना पढ़ा रहे हैं उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि सब एक एक पॉइंट से लिखा दे रहे। कहां से पूछेगा सर? एक बोले सिंगल क्वेश्चन तक बाबू बाहर नहीं जाएगा, इसकी पूरी गारंटी लेते हैं हम। विश्वास नहीं, क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए जाकर। ठीक है, नेक्स्ट आगे। यहां ऋषियों का मानना है, ये भी लिखिएगा फटाक से। बातचीत एकदम बंद। ऋषियों का मानना है, ऋषियों का मानना है कि जीवन के सभी मुख्य अवसर पर किसका अनुष्ठान होना चाहिए? संस्कारों का। जीवन के मुख्य, बातचीत नहीं, जीवन के मुख्य अवसरों पर संस्कार का अनुष्ठान होना चाहिए। संस्कार का अनुष्ठान होना चाहिए। संस्कार का अनुष्ठान में कर ले, में क्या क्या होना चाहिए साहब? इसमें वेद मंत्रों का उच्चारण, फिर वेद
मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। दूसरी बात, बड़ों का बाबू आशीर्वाद, बड़ों का देखिए बाबू ध्यान में रखिएगा आप, आशीर्वाद वर्ड में कई सारे बच्चे तो छोड़ दीजिए सर, ग्रेजुएशन वाले तक गलती करते हैं। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, ये आशीर्वाद बोलिएगा लिखने के लिए कई सारा होगा आशीर्वाद लिखेगा। याद रखिए ये ऊपर रेप यहां लगा देते हैं, ऊपर रेप का मतलब बाबू आधा रो होता है ना। आप यहां अगर लिख रहे हो इसका मतलब आप आधा रो यहां दिखाना चाह रहे हो, तो क्या हो गया, आशीर्वाद हो गया ना बाबू। यहां नहीं होता, आशीर्वाद होता है ना। आशी हो गया, र यहां पर होगा आधा र, है ना, तब हो गया आशीर्वाद। इस जहां पर आधा र होता है उसके जस्ट अगले वाला लेटर पर ऊपर रेप आता है। बात समझ में आ रही है ना, तो ये आशीर्वाद हो जाता है। ग्रेजुएशन वाला बच्चा तक भाई सब गलती करता है। आप चेक भी कर सकते हो, किसी को बोलिएगा लिखने के लिए ऐसे ही लिखेगा, समझ में आ रहा है ना। आप लोग को ध्यान में रखना है लिखते समय, बात समझ में आ रही है ना। ये छोटी छोटी मिस्टेक एग्जामिनर मार्क्स आपका कट कर कर लेकर चला जाता है। आप लिखे हुए सही लेकिन वर्ड्स वगैरह में कट कर लिया जाता है, ऐसा एकदम। नेक्स्ट, बड़ों का आशीर्वाद। नेक्स्ट, हाँ होम जाप हो गया। फिर होम जाप हो गया। नेक्स्ट, परिवार के सदस्यों का सम्मेलन, इकट्ठा होना। परिवार के सदस्यों का सम्मेलन। तो देखिए बाबू ये चीजें जरूरी है, यहां से शॉर्ट टाइप ही पूछे अब बनाकर लिख दीजिएगा, समझ में आ रहा ना। एकदम शॉर्ट टाइप नहीं छूटेगा, नहीं बाबू ऑब्जेक्टिव छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा। नेक्स्ट, इसमें ये भी आता है, संस्कार से शांत, संस्कार से मनुष्य जो है, मनुष्य क्या करते हैं, गुण को धारण करते हैं। गुण को धारण करते हैं, दोषों को दूर करते हैं। ठीक है, संस्कार से मनुष्य क्या करते हैं, गुण को बाबू धारण करते हैं, दोष को दूर करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में आया, कई बार, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट आगे सुनिएगा, आगे पढ़ाते हैं, सुनिएगा। कहा जाता है संस्कार प्रायेण पंच विद्या संति। संस्कार प्राय 5 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा जाएगा संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं, 5। पांडव कितने थे बाबू, 5। संस्कार भी मुख्य रूप से कितने, 5। कोई दिक्कत नहीं ना, तो यहां पर आप लिखते चलेंगे साथ साथ। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं, एग्जाम में कई बार आया है, 5 प्रकार के होते हैं। देखिए ध्यान में रखिएगा, यहां कंफ्यूजन वाली चीज है बाबू। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, ये मुख्य रूप से संस्कार है आपका 5, समझ में आ रहा है ना। लेकिन कुल अगर संस्कार पूछे 16 संस्कार होता है।
कैसे कैसे 16 हो जाता है वो सारी चीजें मैं प्रूव करूंगा अभी, ठीक है ना। एक बात केवल आपसे ध्यान में रखिएगा आप केवल, कि बाबू आपसे ना प्राय पूछ रहा है या कुल पूछ रहा है। कुल पूछेगा तो 16 और प्राय पूछेगा, मुख्य पूछेगा तो 5। केवल इस बात पर ध्यान दीजिएगा, बच्चा यहां से घूम जाता है, समझ में आ रहा है ना। आपको घूमना नहीं है, आप केवल ये देखिएगा कि कुल दिया है तब 16 टिक करेंगे, प्राय बोलेगा मुख्य बोलेगा तो 5, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए सुनिए, अब ये 5 जो होता है ना, वो कौन कौन सा 5 संस्कार होता है ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, शॉर्ट टाइप में भी। एकदम बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस बात को ध्यान में रखिए। देखिए पहला जो है ना बाबू, इसमें आपका 5 में पहले अगर मैं संस्कार की बात करूं, हाँ, पहला कहलाता आपका जन्म पूर्व संस्कार। जन्म पूर्वा कह लीजिए, जन्म पूर्व बोल दीजिए, जन्म पूर्व। ध्यान से सुनिएगा इधर, ये आपका जन्म पूर्व संस्कार, कहीं कहीं आपको जन्म पूर्वा भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो जन्म पूर्व, जन्म पूर्वा संस्कार पहला हो गया बाबू। और दूसरा इसमें, इसको साथ साथ ही लिखे क्या, दूसरा आ जाता है आपका सहसवा संस्कार। कौन सा, सब समझाएंगे, सहसवा संस्कार। उसके बाद शैक्षणिक संस्कार आता है तीसरे नंबर पर, शैक्षणिक संस्कार आता है। चौथा नंबर पर आता है कौन सा, चौथा नंबर पर आता है आपका गृहस्थ संस्कार, जो विवाह रूप में होता है। गृहस्थ संस्कार होता है, इसमें बोल दीजिए विवाह रूप में जो कराया जाता है, जो एक ही होता है केवल। ओ यार उठाइए उठाइए तुझे क्या को, शांत हो जाइए। उसके बाद एक अंत्योष्टि संस्कार होता है, मरणोपरांत जो होता है, जिसको मरणोत्तर संस्कार भी बोल देते हैं। शांत रहिएगा, मरणोत्तर संस्कार बोलिए या फिर इसी को अंत्येष्टि संस्कार भी बोल देते हैं। इसी को बाबू अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं। फटाफट आप लोग लिखते चलें। जरा ध्यान से समझिएगा इसको, देखिए सुनिएगा। इनमें संस्कार बाबू मुख्य 5 होते हैं ना। इनमें जन्म पूर्वा संस्कार, ये जन्म से, हम लोगों के जन्म से पूर्व ये संस्कार हमारे भारत में कराया जाता है, समझ में रहना। जन्म से पूर्व जो संस्कार, जिसमें आपका गोद भराई का रस्म जो देखते हैं वो सारा तमाम, हम लोगों के जन्म से पूर्व जो संस्कार होता है वो कितने बाबू, 3 होता है। आपसे पूछा जाएगा जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं बाबू, 3। एग्जाम में कई बार आया है, ये जन्म पूर्व संस्कार 3 होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं अभी जिक्र करेंगे आपको। नेक्स्ट उसके बाद सहसवा संस्कार। अब देखिए हम लोगों के जन्म से लेकर सहसवावस्था तक जितने संस्कार होते हैं सब आपका सहसवा संस्कार कहलाता है। हम लोग के जन्म से देखिए 5 साल तक की उम्र तक जितने भी संस्कार होते हैं सब आपका किस में आता है, सहसवा संस्कार। ये बाबू ये जो सहसवा संस्कार होता है ये 6 होता है, इसको छठी से याद रखिएगा, छठी भी इसी में होता है ना, छठी से याद रखिएगा 6 होता है संस्कार। कितने होते हैं, 6। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। तो ये 6 होते हैं बाबू, याद रखिए। नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ने कई बार रिपीट किया है। जन्म पूर्वा संस्कार कितने, 3, और सहसवा संस्कार कितने, 6। छठी से याद रखोगे 6 है ना। सहसवा संस्कार कितने, 6। और शैक्षणिक संस्कार की बात कीजिएगा 5 साल के बाद, जो आपका कह लीजिए
25 साल तक, 5 साल के से लेकर 25 साल तक जितने संस्कार होते हैं सब आपका शैक्षणिक संस्कार में आता है बाबू, है ना। सब शैक्षणिक संस्कार, ये शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। और गृहस्थ जो संस्कार होता है, ये विवाह रूप में जो संस्कार होता है वो, है ना, विवाह संस्कार जो होता है एक ही बार विवाह होता है ना जी, बहुत बार होता है। पढ़िए, शांत हो जाइए। देखिए हमारे सनातन धर्म में ये माना जाता है कि विवाह देखिए एक ही बार होता है। अभी समाज अगर कह लीजिए कि मॉडर्न हो गया वो अलग की बात है बाबू, लेकिन उस समय में सुनिए, सुन लीजिए बाबू, जिससे भी विवाह किया जाता था याद रखिए उसको निभा दिया जाता था अंतिम तक। अभी जो देखते हैं ना आप लोग, शांत रहिए ना, अभी देखते हैं ना आप लोग तलाक वगैरह जो बाबू होता है, पहले ये चीजें नहीं होता था। समझ में आ रहा है ना? सुनिए, महिलाएं भी इन चीजों को समझती थी, इस संस्कार को समझती थी, है ना। पुरुष भी समझा करते थे, जन्म से लेकर बाबू मृत्यु तक। सुन लीजिए, जब से विवाह होता था इंसान का तब से लेकर मृत्यु तक निभा दिया जाता था, चाहे जैसे भी हो निभा दिया जाता था। विवाह रूप में संस्कार एक ही होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, सुनिए, पढ़िएगा। शांत। विवाह रूप में एक संस्कार होता है यहां पर। आपसे पूछा जाएगा गृहस्थ संस्कार कितने बाबू? एक। समझ में आ रहे ना? अंत्योष्टि संस्कार कितने? एक ही बार ना आदमी मरेगा जी, 2-4 बार थोड़ी ना मरेगा, इसलिए अंतिम संस्कार भी कितने? देखिए एक बात जान लीजिए आप, जिस बच्चों को डाउट है कि सर विवाह तो देखते हैं, राजा महाराजा भी तो उस समय करते होंगे, 2-3 विवाह कर लेते। अब सुन लीजिए, अब मेरी बात सुनिएगा तब तो, अब सुनते ही नहीं। देखिए मुख्य रूप से गृहस्थ जो संस्कार जो देख रहे हैं, जो विवाह रूप में होता है, तो ये देखिए गृहस्थ जीवन में व्यक्ति वो प्रवेश कर जाता है, वहीं यानी कि घर की सारी जिम्मेवारी अब उसके कंधों पर आ जाती है। घर चलाना हो, जो भी परिवार के सदस्य हैं उसकी देखभाल की जिम्मेवारी किसकी हो जाती है? उस व्यक्ति की हो जाती है। गृहस्थ संस्कार का मतलब है बाबू वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुका है, अब उसके घर के जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबकी रक्षा का भरण पोषण पालन सब कुछ उसके कंधों पर जिम्मेवारी आ जाती है। बात समझ में आ रही है ना? तो आप इसी में ये विवाह रूप में जो होता है, मैं वहां से कह दूं कि विवाह रूप जैसे हो जाता है, विवाह हो जाता है, तब वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। अब आप 2 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, 10 बार विवाह कीजिए, सब गृहस्थ जीवन में आप प्रवेश कर चुके हैं। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि यहाँ संस्कार का नाम क्या लिखा हूं? गृहस्थ संस्कार। क्या विवाह संस्कार लिखा हूं? नहीं, गृहस्थ संस्कार का मतलब क्या? गृहस्थ जीवन में आप प्रवेश कर चुके हैं। बात समझ में आ रही है ना? अब कोई डाउट? शांत रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए विवाह रूप में मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि वहां से व्यक्ति बाबू गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है, वहां से स्टार्ट ही हो जाता है आपका कौन सा संस्कार? गृहस्थ संस्कार। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे अगला आपका मरणोत्तर। मरणोत्तर का मतलब मरण धन उत्तर कर लीजिएगा, तो मरने के उत्तर का मतलब बाद, मरने के बाद जो संस्कार किया जाता है उसी को आप अंतिम संस्कार बोलते हो। संस्कृत में इसको अंत्योष्टि संस्कार भी बोलते हैं बाबू। आपसे ऐसे पूछा जाएगा गृहस्थ संस्कार कितने होते हैं बाबू? एक, जो आपका विवाह रूप में होता है, ठीक है। अच्छा, अंत्योष्टि संस्कार कितनी होती हैं? एक, जो मरणोपरांत बाबू संस्कार किया जाता है। एक होते हैं ये,
देखिए वो सब बाबू जो आपको वो अब जो लग रहा है कि भोज वगैरह कराना, वो तमाम तरह की चीजें, देखिए ये सब मरणोत्तर संस्कार में ही शामिल है। वो सब हर कह लीजिए जितने भी प्रकार के कर्मकांड इसमें देखने को मिलते हैं आपको। कर्मकांड का अर्थ होता है कार्य, जो भी आप देखते हैं पूजा पाठ से संबंधित जो भी कार्य होता है, सब बाबू उसमें वेद मंत्रों का उच्चारण जरूर होता है। देखते हैं ना आप लोग को बोले थे ना, कोई भी संस्कार हो उसमें वेद मंत्रों का उच्चारण जरूर होगा बाबू। तो मुझे बताइएगा, देखिए मुझे बताइए जन पूर्वा संस्कार कितने हैं? जन पूर्वा संस्कार 3, कोई 1 बोलता है, कोई 2, कोई 3। कितने? 3। सहस्वा संस्कार, देखिए बाबू ये जन्म से पहले का आपसे ऐसे पूछेगा, ऐसे भी पूछ लेगा कि जन्म पूर्वा संस्कार कितने? 3। और ऐसे भी पूछेगा कि जन्म से पूर्व जो संस्कार कराया जाता है उसका नाम बताइए। जन्म पूर्वा संस्कार नाम से ही आपको दिख रहा है। अच्छा, जन्म से लेकर सहस्वावस्था तक जो संस्कार होता है बाबू, वो आपका कौन? ये 6 कराया जाता है। ये आप एक चीज आप यहां पर नोट डाउन कर ही लीजिए तो बेहतर रहेगा, समझे ना। यहां पर आप लिख लीजिएगा जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व। असहसवा जो संस्कार होता है बाबू, जन्म से सहस्वावस्था तक, सहस्वा अवस्था तक। अब कह लीजिए कि जन्म से सर 5 साल तक, 4 से 5 साल तक, है ना। जन्म से कहां तक सर? 5 वर्ष तक, कोई दिक्कत नहीं ना। और आगे सुनिएगा, अब शांत हो जाए। देखिए शैक्षणिक संस्कार आपका 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक, मुख्य रूप से जब तक वो गृहस्थ जीवन में नहीं प्रवेश करेगा। मुख्य रूप से ये 5 से 25 वर्ष आपका माना जाता है बाबू कौन सा संस्कार? शैक्षणिक संस्कार। क्योंकि उसके बाद प्राचीन काल से ही कह लीजिए कि जो बालक जो होता था वो घर उसको भेज दिया जाता था। जैसे शैक्षणिक संस्कार संपन्न होता था वो घर उसको भेज दिया जाता था, उसके माता पिता उसका विवाह करा देते थे, जहां से उसका जीवन गृहस्थ जीवन में वो प्रवेश कर जाते थे। बात समझ में आ रही है ना। तो जैसे विवाह होगा सर वो गृहस्थ जीवन में क्या कर जाएगा? प्रवेश कर जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और जब मरणोपरांत होगा तो उसका कौन सा संस्कार? अंतिम संस्कार। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए जरा ध्यान से, इसमें बाबू सुनिएगा। अब इसमें जो जन्म पूर्वा जो संस्कार होते हैं वो 3 होते हैं ना, तीनों के नाम हम लोग पढ़ेंगे। 5 कौन कौन से होते हैं इसमें? सहस्वा संस्कार कितने? 5 जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? एकदम जुबान पर याद करना होगा। शैक्षणिक सॉरी माफ कीजिए, सहस्वा संस्कार 6 जो होते हैं कौन कौन से होते हैं इसको पढ़ना होगा। शैक्षणिक संस्कार ये जो 5 होते हैं कौन कौन से होते हैं उसको भी याद करना है। अब वो एक बस समझ में आ रहा ना। सब कुछ बाबू दिमाग में रखना है, समझ में आ रहा ना। दिमाग में फिट कर ही देंगे। चलिए सुनिएगा, बड़े गौर से सुनते चलिएगा। सुनिए, शांत रहे। तो कहा जाता है संस्कारा प्रायेण पंच विद्या संति। संस्कार प्राय 5 प्रकार के होते हैं। जन्म पूर्वस्य, जन्म पूर्वास्त्रय। जन्म पूर्वास्त्रय का मतलब जन्म धन। देखिए इसमें त्रिय वर्ड जो है 3 को सूचित कर रहा है। तो जन्म पूर्वा कितने हो गया बाबू? 3। सुनते चलिएगा। संस्कृत में देखिए, संस्कृत में भी दे दिया जाता है वर्ड, ध्यान से सुनिएगा तभी करेक्ट कर पाइएगा। सुनिए, सहस्वा षष्ठ, षष्ठ का मतलब होता है 6, लिख दिए ना। नेक्स्ट शैक्षणिका पंच, पंच का मतलब क्या? 5। शैक्षणिक कितने बाबू? 5। नेक्स्ट गृहस्थ संस्कार विवाह रूप 1, विवाह रूप में गृह संस्कार 1। नेक्स्ट मरणोत्तर संस्कार से मरणोत्तर संस्कार चक्र, मरणोत्तर संस्कार भी एक ही होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां से आपको क्लियर हो गया। आगे सुनिएगा, एवं षोडश संस्कार भवती। इस तरह, एवं का मतलब इस तरह
16 संस्कार होते हैं। जोड़िए तो 16 पूरा क्या, देखिए तो सुनिए ध्यान से है, बताइए 3 और 6 3 9 बाबू, 9 और 5 14 1 15 1 हो गया ना 16। तो कितने संस्कार टोटल? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बाबू कुल संस्कार कितने? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार। कुल संस्कार कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक फटाक से कॉपी कर लिए। ये बोले क्या कि जन्म पूर्वा संस्कारेषु गर्भाधान पुंसवनम सीमंतोनयनम चेतित्रयो भवति। सुनिएगा, तो जो आप पढ़े हैं ना संस्कार, पहला संस्कार कौन पढ़े थे? जन्म पूर्वा संस्कार। कितने थे बाबू? 3 ना? और जो 3 जो संस्कार है, जन्म पूर्वा संस्कार जो 3 है, आप उसके बारे में जानिए। जन्म पूर्वा संस्कार जो 3 है, देखिए चाल, ये जो जन्म पूर्वा जो संस्कार है, ये 3 जो होते हैं बाबू, लिखते चलिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जन्म पूर्वा जो संस्कार होते हैं, ये 3 जो होते हैं आपका, ये जो 3 जो होते हैं, ये 3 कौन कौन से होते हैं, आप इसके बारे में जानिए। तो पहला तो अगर बात करूं तो होता है गर्भाधान संस्कार होता है, संस्कार होता है। दूसरा संस्कार होता है पुंसवनम होता है। तीसरा सीमंतोनयनम, पुंसवनम। तीसरा होता है आपका सीमंतोनयनम। याद रखनी है, एग्जाम में कई बार आए ये प्रश्न। सीमंतो नयनम, ठीक। सुनिएगा, तो ये गर्भाधानम संस्कार हो, ये सीमंतोनयनम गर्भाधानम संस्कार हो, ये पुंसवनम संस्कार हो, ये सीमंतोनयनम संस्कार हो, ये सब बाबू जन्म पूर्वा संस्कार कहलाता है। ये हम लोगों के जन्म से पूर्व ही ये संस्कार हो जाता है, समझ में रहना। आप लोग सुने होंगे गोद भराई का रस्म वगैरह जो सुने हैं सर, ये इतना ध्यान में रख ले, जितने भी पूजा पाठ सारी तमाम तरह की चीजें, गोद भराई की रस्म वगैरह जो करना हो, वो सारी चीजें आपका जन्म से पूर्वी संस्कार हो जाता है ना। हम लोग के जन्म से पूर्व कितने संस्कार होता है? 3। पहला क्या? गर्भाधानम संस्कार, ठीक है ना। दूसरा पुंसवनम, तीसरा सीमंतोनयनम। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये संस्कार कराया क्यों जाता है? इस संस्कार का महत्व क्या होता है? कुछ तो फायदा होता होगा, हाँ पिना। 16 के 16 संस्कार के हम लोग फायदे के बारे में जानना शुरू करते हैं, है ना। देखिए, ये जो आपका पहला जो संस्कार है, गर्भधानम जो संस्कार है, ये इसलिए कराया जाता है ताकि मां की गर्भ की रक्षा हो सके, है ना। मां के गर्भ में जो शिशु है उसकी क्या हो सके? रक्षा हो सके, समझ में रहना। तो याद रखिएगा, हम लोग शांत हो जाइए, जब हम लोग मां के गर्भ में ही होते हैं तो उसी समय वो गर्भाधानम संस्कार करा दिया गया था। किस लिए? ताकि शिशु की रक्षा क्या मां के गर्भ में ही हो सके। आप लोग देखते होंगे कई ऐसे भी होते हैं लोग कानों से बहरे होते हैं, आए पिना बोले तो आप लोग देखते हैं जुबान उसका मुंह बोले तो एकदम जुबान होता ही नहीं सर, बोल ही नहीं पाते हैं। कोई तोतला भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, कई ऐसे होते हैं, एक लाइन में बोलू ना तो भिन्न भिन्न प्रकार के विकार को लेकर पैदा होते हैं। कोई लूला होते हैं, अपाहिज होते हैं, ऐसे होते हैं। ये सुन लीजिए, जब ऐसी स्थिति होती है जब मां के गर्भ की रक्षा सही तरीके से नहीं हो पाती है, याद रखिए, तब ऐसी प्रकार के विकार लेकर शिशु पैदा लेते हैं, जन्म लेते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। यह संस्कार इसलिए कराया जाता है ताकि
शिशु का मां के गर्भ में ही क्या हो सके, रक्षा। तो मां के गर्भ की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया जाता है ताकि मां के गर्भ में जो शिशु जो पल रहा है उसकी क्या हो सके, रक्षा हो सके। बताइए, इसके लिए हमारा ये संस्कार कराया जाता है ना, बहुत बड़ी चीज है ना। अगर वो ऐसा नहीं कराया जाएगा तो बताइए, भिन्न भिन्न प्रकार के विकार को लेकर शिशु पैदा होगा, जन्म लेगा, है पे ना। कोई लूला है, लंगड़ा है, कोई बोल नहीं सकता, है ना, कोई सुन नहीं सकता, है पे ना, कोई अच्छे से देख नहीं सकता। इस प्रकार के विकार को लेकर शिशु, है ना, इस प्रकार का जन्म लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये सुनिए, ये सब जीन होता है, समझ में रहना। आप लोग ये सारी चीजें बाबू बायो का हिस्सा है, समझे ना। कॉम्पिटिशन में आइएगा, पढ़ाएंगे तब समझा देंगे सब कुछ। आइए ध्यान दें, शांत रहेगा, ज्यादा बदमाशी नहीं। तो मुझे बताइएगा, आप गर्भाधान संस्कार किस लिए कराया जाता है? मां की गर्भ की रक्षा के लिए। कई बार एग्जाम में आया है, मां की गर्भ की रक्षा के लिए। आए पे ना, समझ में आ रहा है? लिखते चलिएगा बाबू। नेक्स्ट, दूसरा जो है आपका पुंसवनम संस्कार, वो गर्भस्थ्य संस्कारोरोपणम। सुनिएगा, गर्भावस्था में ही संस्कारों का रोपण हो सके, बच्चों में, शिशु में संस्कार आ सके, इसके लिए आपका कराया जाता है कौन सा संस्कार? पुंसवनम संस्कार। बात समझ में आ रहा है ना? तो गर्भावस्था में ही शिशु में संस्कारों का रोपण हो सके, है पे ना, शिशु आगे चलकर संस्कारी बने, है ना, इसके लिए पहले से ही ये संस्कार करा दिया जाता है, पुंसवनम संस्कार, है ना। अच्छी चीजें तो सुनिएगा, शांत। फिर बातचीत कर रहे हैं। गर्भावस्था, फिर बातचीत कर रहे हैं, में ही शिशु में संस्कारों का रोपण के लिए, है ना, आगे चलकर गुंडा मवाली ना बने, है ना, समझ में आ रहा है ना, चोर डकैत ना बने, या फिर कोई राक्षस, शांत, राक्षस प्रवृत्ति का ना बने, समझ में आ रहा, दरिद्र प्रवृत्ति का ना बने, इसलिए पहले से ही संस्कारों का रोपण कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? आप लोग जरा संत का कहानी सुने हैं? किसी दिन सुनाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है उसका। किसी दिन प्रसन्नता चेती प्रयोजनम कल्पित मस्ती। सुनिएगा, ये जो है संस्कार जो है सीमंतो नयनम इसलिए कराया जाता है, जो गर्भवती जो मां होती है, इसमें गर्भवत्या का मतलब होता है गर्भवती स्त्री, वत्या का मतलब स्त्री होता है। तो गर्भवती जो स्त्री है, गर्भवती जो मां है, उसकी प्रसन्नता के लिए इस संस्कार का आयोजन किया जाता है, क्योंकि मां अगर प्रसन्न रहेगी तो शिशु भी प्रसन्न रहेगा, है पे ना। मां की हर एक्टिविटी का शिशु पर प्रभाव पड़ता है। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, शांत रहिए। आपको पता है ना, एक कहानी आप सुनेंगे अभिमन्यु का। अभिमन्यु, सुनिए ना, उसके जो पिताजी जो है अर्जुन, धनुर्धर अर्जुन, समझ में आ रहा ना, जो श्री कृष्ण जी का कह लीजिए कि मित्र कहलाते हैं, सखा कहलाते हैं, वही अर्जुन, वही पांडव, 5 पांडव थे जिनमें एक अर्जुन है। अर्जुन का ही बेटा था, है ना, कौन? अभिमन्यु।
जिसकी माता का नाम सुभद्रा था। हाँ, समझ में आ रहा है ना। श्री कृष्ण, ये सुभद्रा श्री कृष्ण की ही बहन थी, श्री कृष्ण की ही बहन थी। समझ में आ रहा है ना। हाँ, श्री कृष्ण की ही बहन थी, उसी से उसका विवाह अर्जुन का कराया गया था। ठीक है, तो सुनिएगा। तो कह लीजिए कि अर्जुन की पत्नी हो गई कौन? सुभद्रा। और सुभद्रा जो थी, सुभद्रा, सुनिए, सुभद्रा ही अभिमन्यु की मां है। अभिमन्यु की मां कौन? सुभद्रा। इसका मतलब अर्जुन कौन हो गए? पिताजी उसके। आए पिना। तो अर्जुन का ही बेटा था कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु जिन्होंने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह को कैसे तोड़ते हैं वो विद्या उन्होंने सीखा था। क्यों सीख पाया जानते हैं? जब अर्जुन को तगड़ा ज्ञान था, हर प्रकार की चक्रव्यूह को तोड़ने का तगड़ा ज्ञान था, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने उसको तगड़ी शिक्षा दिया था। हर प्रकार के चक्रव्यूह को तोड़ सकता था कौन? अभिमन्यु, सॉरी माफ कीजिए, अर्जुन। अर्जुन जो था वो अपनी पत्नी सुभद्रा को वो शिक्षा दे रही थी। अभिमन्यु जो, माफ कीजिएगा, अर्जुन जो था उसकी जो पत्नी जो थी सुभद्रा, उसको शिक्षा अर्जुन दे रहा था कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ते हैं। और उस समय जानते हैं जब गर्भवती मां होती है ना, उसको कहा जाता है कि आप राजा महाराजाओं का कोई कहानियां वगैरह सुनाइए, वो तमाम तरह की चीजें। उससे होता ही है ना, जैसे गर्भवती मां उस शिक्षा को ग्रहण करती है, उसका संस्कार, उसकी वो शिक्षा, कह लीजिए उस शिक्षा का अंश उसमें भी, बच्चों में भी देखने को मिलता है। और आपको पता है अभिमन्यु गर्भावस्था में ही उन्होंने क्या किया था? शिक्षा को ग्रहण किया था चक्रव्यूह को कैसे भेदते। लेकिन चक्रव्यूह को तोड़कर, सुनिए, चक्रव्यूह में कैसे घुसते हैं ये जानकारी दिए ही थे। उसके बाद है ना, उसकी मां को नींद आ गया, उसकी मां सो गई। तो सोते हुए देखकर अर्जुन जो थे ना, वो कहानी को बंद कर दिए, चक्रव्यूह वाला शांत। तो चक्रव्यूह से निकलते कैसे हैं वो शिक्षा अभिमन्यु ग्रहण नहीं कर पाया था। समझ में आ रहा ना। इसी वजह से चक्रव्यूह में अंदर तो प्रवेश करा दिया सारे पांडव को, है ना। कौन? अभिमन्यु। उसका पिताजी को दूर लेकर चला गया था। समझ में आ रहा ना। वो बहुत बड़ी एक कहानी है, समझ में आ रहा ना। वो बड़ा षड्यंत्र था वो चीजें। द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु के द्वारा रचा गया था वो चक्रव्यूह, है ना। गुरु के द्वारा सोचिए रचा गया था चक्रव्यूह। और उसका जो बेटा था अर्जुन का, वो चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करते हैं वो शिक्षा तो मां के गर्भ में ही ग्रहण कर लिया था। लेकिन चक्रव्यूह से कैसे निकलते हैं वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया था मां के गर्भ में। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि मां को ही नींद आ गया था। तो वो क्या, मां सो गई तो उन्होंने उसके पिताजी सुनाना बंद कर दिया और उसको भी क्या, नींद आ गया। चक्रव्यूह देखिए, युद्ध वगैरह में सेनाओं को किस प्रकार से संगठित किया जाए, है ना, दुश्मनों पर कैसे आक्रमण किया जाए, एक सेना की टुकड़ी का षड्यंत्र कैसे किया जाए, उसकी रचना कैसे किया जाए, सेना कैसे खड़े रहे युद्ध में लड़ने के लिए, ताकि सामने वाला जो है ना तुरंत उसको निगल ले, एकदम पूरी तरह से घेर कर समेट कर खत्म कर दे। समझ में आ रहा ना। ये चीजें सेनाओं को कैसे सजाया जाए, नहीं सजाया जाए, ये सारे कार्य आप लोग सेनापति के रूप में देखते होंगे। कई सारे सेनापति युद्ध वगैरह लड़ते हैं। आए पिना, बाहुबली नाम का मूवी भी है, उसमें भी आप लोग देखे होंगे इस तरह की चीजें। अब सुनिए, मैं बाबू टॉपिक पर आता हूं। देखिए, सीमंतो नयनम संस्कार गर्भवती मां की या गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए यह संस्कार का आयोजन किया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो याद रखिएगा, एग्जाम में बाबू कई बार पूछा गया है। गर्भवती मां या स्त्री की प्रसन्नता के लिए, तो इसके लिए बाबू ये संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये संस्कार का अनुष्ठान
याद रखिएगा, तीनों बाबू ऑब्जेक्टिव कई बार आ चुका है, यहां से सब्जेक्टिव भी आ गया है कि आप है ना, आपसे पूछा जाएगा जन्म पूर्वा संस्कार के बारे में बताइए। जन्म पूर्वा संस्कार क्या है, कई बार आया है, शायद 2025 में या आपका 26 में भी पूछा गया यह प्रश्न है, डायरेक्ट पूछेगा बताइए जन्म पूर्वा संस्कार क्या है। शैशवा संस्कार क्या है, लिखना पड़ेगा आपको सारा। तो जन्म पूर्वा संस्कार पहला कितना बाबू, 3। पहला कौन सा, गर्भाधान, गर्भाधान। दूसरा पुंस वनम, पुंस वनम। तीसरा सीमंतो नयनम, सीमंतो नयनम। मुझे बताइएगा गर्भाधान संस्कार किस लिए कराया जाता है, मां के गर्भ की, मां के गर्भ की रक्षा के लिए। मां की गर्भ की रक्षा के लिए कौन सा संस्कार, गर्भाधान संस्कार। कौन सा, गर्भाधान संस्कार। दूसरा बताइए मुझे, पुंसवनम संस्कार किस लिए कराया जाता है, गर्भावस्था में ही शिशु में संस्कारों का रोपण के लिए, है ना। शिशु को गर्भावस्था में ही संस्कार का रोपण करने के लिए कौन सा संस्कार, पुंसवनम। और गर्भवती मां की प्रसन्नता के लिए, गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए कौन सा संस्कार, सीमंतो नयनम। बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना।